होंगे और उन्हें अलग से कतार व प्राथमिकता दी जाएगी। मतदान केंद्र में नमस्कार, आप सभी का स्वागत डीडी न्यूज पर। मैं हूं मुकुल शर्मा। इस वक्त की कौन सी हैं अहम और बड़ी खबरें बताएंगे आपको, लेकिन आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। अंतिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। 2 जून को करना होगा सरेंडर। लोकसभा चुनाव प्रचार के 7वें और अंतिम चरण के लिए प्रधानमंत्री का धुआंधार प्रचार जारी। पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में जनसभा के बाद ओडिशा में करेंगे जनसभाएं। 24 की चुनौती में बीजेपी के स्टार प्रचारक अमित शाह। यूपी में तो जेपी नड्डा झारखंड और पश्चिम बंगाल में संभालेंगे कमान। नितिन गडकरी हिमाचल में भरेंगे हुंकार। चुनावी रण में विपक्ष ने भी झोंकी ताकत। मल्लिकार्जुन खड़गे ओडिशा में तो प्रियंका गांधी हिमाचल में करेंगी पार्टी प्रत्याशी के लिए प्रचार। वहीं अखिलेश यादव यूपी के रॉबर्ट्सगंज में करेंगे जनसभा। चक्रवात रेमल के कारण हुई भारी बारिश से पूर्वोत्तर भारत के इलाकों में जनजीवन अस्त व्यस्त। मिजोरम में भूस्खलन से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 28। वहीं बारिश के कहर से असम में 3 और मेघालय में 1 की मौत। उत्तर भारत समेत कई राज्यों में गर्मी से छूटे पसीने। मौसम विभाग ने दिल्ली में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट किया जारी। वहीं प्री मानसून बारिश ने केरल को भिगोया। और भारतीय पर्वतारोही सत्यदेव गुप्ता ने रचा इतिहास। एक सीजन में माउंट एवरेस्ट और माउंट बेहौत्सी की चढ़ाई करने वाले बने पहले व्यक्ति। 11 घंटे 15 मिनट में किया दोनों चोटियों को पार। और आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से एक बड़ा झटका लगा है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल को बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। दरअसल अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की मांग जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, अरविंद केजरीवाल जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस मांग को ठुकरा दिया है। एक बड़ा झटका अरविंद केजरीवाल के लिए। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। और खासतौर से सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चूंकि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई, इसलिए ऐसे में केजरीवाल की अर्जी सुनवाई योग्य नहीं है। सीधे तौर पर एक बड़ा झटका। और अब क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने इसको ठुकराया है तो अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल जो कि जमानत पर बाहर थे, उसके बाद अंतरिम जमानत को 7 दिन बढ़ाने की मांग उन्होंने की थी। याचिका अपनी डाली थी सुप्रीम कोर्ट में भी, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने ठुकरा दिया है। केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से ही इनकार किया सुप्रीम कोर्ट ने। यहां पे खास तौर से मेडिकल टेस्ट का हवाला पहले दिया गया था और इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता विकास सारथी जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अगर देखा जाए एक बड़ा झटका यहां पे अब लगता हुआ नजर आ रहा है अरविंद केजरीवाल को। बिल्कुल मुकुल, 2 दिन लगातार अरविंद केजरीवाल को निराशा हाथ लगी सुप्रीम कोर्ट से। कल भी उनकी तरफ से मामला अभिषेक मनु सिंघवी ने उठाया था। तब वेकेशन बेंच ने ही सवाल किया था कि जब मुख्य मामले में सुनवाई पूरी हो चुकी है और कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रख लिया है जो उनकी मुख्य याचिका थी, ऐसे में ये नई एप्लीकेशन लगा करके सुप्रीम कोर्ट से राहत मांगने का औचित्य कोर्ट को समझ नहीं आता। इसीलिए बहुत ज्यादा इंक्लाइंड बेंच कल नहीं थी। हालांकि कोर्ट ने इसको डिसमिस नहीं किया पिटीशन को और ये कहा कि आप चीफ जस्टिस के पास इस मामले को लेके जाइए, वही इस पर उचित निर्णय लेंगे। आज क्योंकि जब भी कोई याचिका आती है तो रजिस्ट्रार के पास जाती है पिटीशन, ये देखने के लिए कि याचिका मेंटेनेबल है या नहीं, कि सुनवाई योग्य है या नहीं। इस पर रजिस्ट्री ने ये पाया है कि क्योंकि ऑर्डर रिजर्व किया जा चुका है और सुनवाई के समय
कोर्ट ने ये बहुत स्पष्ट कहा था कि आपने, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सीधे सीधे अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और ये जमानत याचिका नहीं है, इसीलिए आप स्वतंत्र हैं। अगर आप निचली अदालत में जाकर के भी कोई जमानत याचिका दाखिल करना चाहते हैं, तो जब वो लिबर्टी दे दी गई है उसके बाद रजिस्ट्री ने कहा कि अब कोई वजह नहीं दिखती कि सुप्रीम कोर्ट में इस पिटीशन को लगाया जाए। मेडिकल ग्राउंड दिए गए हैं अरविंद केजरीवाल की ओर से कि उनको उनके वजन में 7-8 किलो की गिरावट आई है पिछले कुछ दिनों में जेल में रहने के दौरान, और उन्होंने कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल्स के टेस्ट के रिकॉर्ड्स लगाए हैं। ये सारी चीजें सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर दी हैं, यानी अब उनको अपनी कानूनी लड़ाई नए सिरे से लड़नी होगी अगर वो मेडिकल ग्राउंड से जमानत चाहते हैं, और निचली अदालत में उन्हें जाना होगा राउज एवेन्यू कोर्ट में, और कोर्ट फिर ये देखेगा कि क्या ये जो ग्राउंड्स बताए जा रहे हैं उनके आधार पर जमानत मिले। और मुकुल, एक चीज और यहाँ पर कि निचली अदालत अक्सर ऐसे मामलों में ये कहता है कि जेल प्रशासन के पास भी पूरा मेडिकल फैसिलिटीज हैं, और अगर कोई विशेष टेस्ट हो रहे हैं तो वो जेल प्रशासन ले जाकर के आपको करा सकता है। आप प्राइवेट डॉक्टर्स के पास जाकर के इसके टेस्ट कराने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की राहत उनको लोअर कोर्ट से भी मिलने की उम्मीद बहुत कम। बिल्कुल विकास, और इससे पहले भी जब आम आदमी पार्टी की तरफ से इस तरह के बयान दिए गए थे कि जेल में अरविंद केजरीवाल का जो वजन है वो कम हुआ है, तब भी जेल प्रशासन ने उनका मेडिकल टेस्ट कराया था और तब भी इस तरह के जो आरोप थे निराधार निकले थे। बिल्कुल यही वजह है कि कोर्ट जनरली इस तरह के मामलों में जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स या लोगों के जो अपने पर्सनल फिजिशियन होते हैं उनकी रिपोर्ट्स पर या उनकी रिकमेंडेशन पर कार्रवाई नहीं करती, और हमेशा एम्स जैसे संस्थान के पैनल बनाया जाता है ताकि एक जिम्मेदारी भरी कोई बात निकल के आए कि जो रिपोर्ट दी गई है वो कितनी रिलायबल है, उन पर कितना भरोसा किया जा सकता है। यही वजह है कि मैं जैसा पहले कह रहा था कि लोअर कोर्ट में भी वो इन ग्राउंड पर जाएंगे तो उम्मीद राहत की बहुत कम है कि उनको जमानत मिल जाएगी। कोर्ट वहां पर मेडिकल पैनल गठित कर सकता है एम्स का, जो इसकी जांच करके रिपोर्ट दे और जरूरी टेस्ट जो भी कर रहे हैं उनके बारे में अपना सुझाव दे। और ये सारे टेस्ट आमतौर पर कैदियों के जो होते हैं वो जेल ही कराता है, जेल प्रशासन ही कराता है। इसके लिए बाकायदा व्यवस्था है कि जो इलाज जेल में नहीं हो सकता उसके लिए गंगाराम या अन्य जो बड़े अस्पताल हैं वहां ले जाकर के कैदियों के टेस्ट कराए जाते हैं। इसलिए जमानत की कोई व्यवस्था तो इस तरह की है नहीं। यानी नए सिरे से एक बार फिर से कोशिश करनी होगी, लेकिन खासतौर से अगर देखा जाए विकास, क्योंकि चुनाव प्रचार में लगातार अरविंद केजरीवाल जो हैं नजर आए हैं। पंजाब में हमने देखा था किस तरीके से चुनाव प्रचार किया, और सवाल ये भी उठे जब स्वास्थ्य सही नहीं होने का हवाला दिया जा रहा है तो फिर प्रचार कैसे कर रहे हैं? बिल्कुल यही वजह है कि ये भी बात बार बार उठ रही है कि अगर उनकी स्थिति वाकई में इतनी गंभीर है तो उन्होंने पहले ही इलाज के लिए क्यों नहीं, जैसे उनको जमानत मिली थी, क्योंकि उनका वजन घटा है, ये बात उनको बाद में तो पता नहीं चली, जिस दिन वो जेल से निकले हैं तभी उनको ये बात जानकारी है कि उनकी सेहत ठीक नहीं है। यही बात कल हमने वेकेशन बेंच में जब भी सुनवाई हुई तब वेकेशन बेंच ने भी यही कहा कि आपको ये याचिका पहले भी आप दाखिल कर सकते थे, क्योंकि तब तक जो मुख्य बेंच जो इस मामले की सुनवाई कर रही थी उसके एक जज वेकेशन बेंच का भी हिस्सा थे, तो वो बहुत और बेहतर स्थिति में होते उस पर कोई भी सुनवाई देने में या निर्णय लेने में। कोर्ट ने भी सवाल उठाया कि आप पहले क्यों नहीं आए, आप जब तारीख करीब आ गई है सरेंडर की उस वक्त आए हैं। इसीलिए ये जो बेंच थी कल वेकेशन बेंच, उसने कहा ये ठीक नहीं होगा कि हम इसमें सुनवाई करें या किसी तरह का कोई निर्देश दें। उसके बाद ये दूसरा झटका आज उनको लगा जब रजिस्ट्री ने ये कह दिया कि ये याचिका मेंटेनेबल नहीं है, स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है। जी बिल्कुल, और क्योंकि बतौर मुख्यमंत्री अगर अरविंद केजरीवाल की हम बात यहाँ कर रहे हैं तो शायद उनको भी ये चीज़ें अच्छे से पता होंगी कि अगर आप मुख्यमंत्री हैं तो किन अस्पताल में आपके जो टेस्ट हैं उसकी रिपोर्ट जो है आपको लगानी होगी, और उसी के आधार पर अगर आपको कुछ सहूलियत दी जा सकती है तो वो शायद मिल सकती है। लेकिन ऐसा लगता है कि आनन फानन में बस एक फैसला लेकर ये याचिकाएं जो हैं वो डाली गई। तो बिल्कुल मुकुल, क्योंकि ये बहुत हाई प्रोफाइल केस है। आम केसेस में भी देखते हैं जब किसी भी आम कैदी को, मुख्यमंत्री की हम बात नहीं कर रहे, कोई आम कैदी भी हो, विचाराधीन कैदी भी हो, उसको जो भी राहत दी जाती है, अगर अंतरिम राहत किसी खास उद्देश्य के लिए दी गई है तो वो जमानत केवल उसी खास उद्देश्य तक सीमित रहती है। आप उसमें नए कारण ला करके उसके एक्सटेंशन की मांग करें, ऐसा होता हुआ हमने नहीं देखा है। अगर उनको राहत चाहिए मेडिकल ग्राउंड से तो उनको नए सिरे से पहले ही उनको कायदे से जाना चाहिए था लोअर कोर्ट के पास इन सारे डॉक्यूमेंट को लेकर, रिपोर्ट को लेकर के, और एक वहां पर मांग करनी चाहिए थी कि उनको जमानत चाहिए। लेकिन उन्होंने एक चांस दिया और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। सुप्रीम कोर्ट ने, उनके लिए बेहतर ये भी है कि सुप्रीम कोर्ट में अस्वीकार किया, डिसमिस नहीं किया। अगर सुप्रीम कोर्ट डिसमिस कर दे तो उनके लिए एक बहुत बड़ा और झटका होता है, क्योंकि फिर निचली अदालतें एंटरटेन नहीं करती कि सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस कर दी है आपकी पिटीशन।
यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ मेंटेनेबिलिटी को लेकर के उनको ये कहा है कि आप लोअर कोर्ट जाने के लिए स्वतंत्र थे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट इस पर सुनवाई नहीं करेगा। तो उनका एक रास्ता अभी भी बचा है, बजाय इसके कि अगर ये डिसमिस हो जाती तो उनको और तगड़ा झटका लगता है इस मामले में। जी बिल्कुल विकास, और लगातार सवाल कई खड़े हो रहे हैं कि आखिर जब अब अगर वजन का हवाला दिया जा रहा है, उनके स्वास्थ्य का हवाला दिया जा रहा है, तो शायद जिस दिन अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आए होंगे उस दिन उन्होंने अपना जो वजन है या स्वास्थ्य की जांच कराई होगी। अभी जो बीच का समय था उसमें उन्होंने इस तरह की जो जांच है वो क्यों नहीं कराई, तब उसके लिए समय क्यों नहीं मांगा? बिल्कुल मुकुल, यहाँ पर ये टाइमिंग को लेकर के भी तमाम सवाल उठ रहे हैं कि जब उनका ठीक ठाक समय बीत चुका है, अंतरिम जमानत से बाहर जब आए, बिल्कुल तब वो इस तरह की बात उठा रहे हैं। वो अब तक चुनाव प्रचार कर रहे थे, तब तक कोई समस्या नहीं सामने आ रही थी। और इसमें एक बात और भी है कि जब इन्होंने अपनी पॉलिटिकल रैलीज में ये कहा कि अगर इंडी गठबंधन की सरकार आती है तो उन्हें वापस जेल नहीं जाना होगा, तो इसको लेकर के भी ईडी ने आपत्ति जताई थी और सुप्रीम कोर्ट में उसी बेंच के सामने, जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच के सामने इस बात को उठाया था। कोर्ट ने उस वक्त भी बहुत ही सीमित शब्दों में ये याद दिलाया था, ईडी को भी बताया था और ये कहा था कि हमने जो जमानत दी है वो बहुत इस पे ग्राउंड पर है और सिर्फ 1 जून तक है, 2 जून को उन्हें सरेंडर करना होगा। कौन क्या बयानबाजी करता है, कोर्ट पर इसका असर नहीं पड़ता है। कोर्ट ने आदेश जो दिया है 2 जून को सरेंडर का, वो मान्य है, वही उनको उसी के हिसाब से उनको चलना होगा और जैसे ही समय आता है 2 जून का वापस सरेंडर करके तिहाड़ जेल में जाना होगा। ये बात बेंच ने बीच में भी एक दिन सुनवाई के दौरान स्पष्ट की थी। बावजूद इसके उन्होंने एक चांस लिया कि मेडिकल ग्राउंड पे शायद उनको एक्सटेंशन मिल जाए। पुराने केसेस ये कहते हैं कि ऐसा राहत आमतौर पर हमने किसी को मिलते नहीं देखी है, फिर भी एक कोशिश अरविंद केजरीवाल की इससे की गई और 2 बार उनको इस मामले में झटका लगा इस कोशिश में। जी बिल्कुल विकास, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। फिलहाल हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, डीके दुबे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, संविधान विशेषज्ञ हैं। डीके दुबे जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डीडी न्यूज़ पर। जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो कि अपने स्वास्थ्य का लगातार हवाला दे रहे हैं और अब उनकी जो एक तरीके से याचिका थी वो रजिस्ट्री में ही अस्वीकार कर दी गई, इसको स्वीकार नहीं किया गया, क्या मानना चाहिए? आपकी सुनाई नहीं दे रहा जी, फिलहाल आवाज मिल पा रही है आपको? स्टूडियो की आवाज साफ नहीं। चलिए दोबारा कोशिश करेंगे आपके साथ हम जुड़ने की। तो लगातार आपको ये जो बड़ी खबर है इस वक्त की हम बता रहे हैं कि आखिर कैसे अरविंद केजरीवाल को एक बड़ा झटका लगा है सुप्रीम कोर्ट की ओर से। दरअसल अपने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए जो अंतरिम जमानत है उसको बढ़ाने की मांग यहाँ पर कर रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन अब खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि कोर्ट का ये कहना था कि केजरीवाल को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की स्वतंत्रता दी गई है, इसलिए ऐसे में केजरीवाल की जो ये अर्जी है ये सुनवाई योग्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री ने केजरीवाल की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। हमारे संवाददाता विकास लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकास, अगर देखा जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी जो है कोशिश में रहती है कि सुर्खियों में हमेशा रहे, लेकिन ऐसे में जो उसके मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल की अगर बात की जाए, पहले वो कहते हैं कि प्रचार करने के लिए बाहर आ चुके हैं अब और अलग अलग जो बातें हैं वो करते हैं, और उसके बाद जब जेल में सरेंडर का समय आता जा रहा है, जैसे कि नज़दीक समय आता जा रहा है, ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का हवाला दे दिया जाता है कि तबीयत ठीक नहीं है। लेकिन बावजूद इसके अलग अलग राज्यों में, खासतौर से पंजाब में हमने देखा किस तरीके से वो चुनाव प्रचार करते नजर आए हैं। बिल्कुल, ये बातें राजनीतिक जो मसले हैं उसमें बार बार इस बात को उठाया जा रहा है। पार्टीज, उनकी जो विरोधी पार्टी है वो यही कह रही हैं कि आखिर जब प्रचार करते समय उनको कोई समस्या नहीं आ रही है तो फिर ये मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल किस आधार पर मांग रहे हैं। इसको लेकर के उनके विरोधी भी आक्रामक हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर कानूनी कार्रवाई की बात करें तो ये क्रूशियल समय है मुकुल, क्योंकि हमने देखा कि अभी जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट फाइल की गई है ईडी की तरफ से, उसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आरोपी बनाया गया है, जिस पर कोर्ट ने सुनवाई की है चार्जशीट के कॉग्निजेंस को लेकर के। 4 जून को उस पर आदेश आना है। तो अरविंद केजरीवाल के लिए अगले और कुछ दिन जो है 4 जून तक, वो दूसरी वजहों से महत्वपूर्ण है। रिजल्ट तो आने ही है, लेकिन उनके लिए इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट का संज्ञान जो कोर्ट लेगी उस पर एक आदेश आएगा। तो अभी लोअर कोर्ट से उनको कोई राहत मिल पाएगी मेडिकल ग्राउंड से, ये भी बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जैसा हम बात कर रहे थे पहले भी कि अगर इन बातों को वो रखते भी हैं लोअर कोर्ट के सामने, तो कोर्ट हमेशा ये कहता है कि सारी चिकित्सा सुविधा तिहाड़ में उपलब्ध है। जो फैसिलिटीज तिहाड़ में उपलब्ध नहीं है उनके लिए जेल प्रशासन किसी भी कैदी को अपनी कस्टडी में लेकर जाता है, टेस्ट कराता है, वापस लाता है, उन रिपोर्ट्स का मूल्यांकन होता है और फिर कोई निर्णय लिया जाता है। तो इन ग्राउंड से जमानत मिलते हमने नहीं देखा है।
आम केसेस में भी, और ये तो काफी बड़ा हाई प्रोफाइल केस बिल्कुल है। विकास, लेकिन इसके साथ ही इससे पहले जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली एक याचिका जो उन्होंने डाली थी, जिस पर जो रिजर्व कर लिया गया था, जो ऑर्डर था, ऐसे में अगर हम देखें खासतौर से, क्योंकि जब लीगली इन चीज़ों को देखा जाता है तो किस तरह का अधिकार ऐसे में केजरीवाल के पास है? क्या अब जैसा आपने कहा कि नए सिरे से ही जो राज्य रेवेन्यू कोर्ट है उसका रुख होने करना होगा? देखिए, उनके विकल्प यही है कि उनको लोअर कोर्ट में जाकर के इन्हीं मेडिकल ग्राउंड्स पर बेल मांगनी होगी, क्योंकि जहां तक उन्होंने जो अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी थी कि पूरा मामला ही गड़बड़ है उनके खिलाफ और बनता नहीं है, तो उसको लेकर के निचली अदालत और हाई कोर्ट उनकी मांग को ठुकरा चुके हैं, और वो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने उस पर सुनवाई की और वो उसमें आदेश सुरक्षित रख लिया गया है। यहाँ पर जब वो सुनवाई हो रही थी तब भी कोर्ट ने उनसे ये पूछा था कि आप सीधे सीधे अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज कर रहे हैं, आपने बेल एप्लीकेशन नहीं लगाई है सुप्रीम कोर्ट में। तब कोर्ट ने उनको ये राहत दी कि अगर आपने जमानत याचिका नहीं लगाई है, फिर भी हम, क्योंकि आप टाइमिंग को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, इसीलिए हम आपको ये अंतरिम राहत देते हैं 1 जून तक की। तो ये जो जमानत का मामला है ये पूरी तरह से लोअर कोर्ट पर, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने छोड़ दिया था कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने कोई बेल पिटीशन नहीं है, इसीलिए आप लोअर कोर्ट में किसी भी तरह की जमानत याचिका लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, अगर इन ग्राउंड्स के अलावा कुछ आप रिलीफ चाहते हैं। तो ये सारी स्थिति स्पष्ट है, बावजूद इसके उनकी जो कोशिश थी वो इसी जो इंटरिम रिलीफ है, इसी में मेडिकल ग्राउंड्स को मिला करके 4 दिन और एक्सटेंड कराने की थी। ये बहुत ही अजीबोगरीब मांग की अगर हम बात करें मुकुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ऐसी मांगों को स्वीकार करते हमने पहले नहीं देखा है, जहां 2 मुद्दों को आपस में मिक्सअप कर दिया जाए। दूसरी बात यह है कि जो जैसा हम बात कर रहे थे कि सप्लीमेंट्री चार्जशीट पर भी संज्ञान देना है। अगर उसमें लोअर कोर्ट कोई बहुत इनके खिलाफ कड़ी टिप्पणियां करता है तो मेरिट्स पर बेल मिलने की जो बात है वो उनके लिए बड़ा दुरू हो जाएगा फिर से। और मेडिकल ग्राउंड्स का एक मसला है वो उनके लिए ओपन है, लेकिन जैसा व्यवस्था है जो जेल प्रशासन है वही इलाज कराता है। टेस्ट अगर जेल में उपलब्ध नहीं है तो बाहर ले जाके कराए जाते हैं। हाई प्रोफाइल केसेस में भी हमने ऐसा होता देखा है। संत आसाराम के मामले में भी मेडिकल ग्राउंड पर वो 3-4 बार सुप्रीम कोर्ट आए, लेकिन उनको कोई राहत नहीं मिली। जेल प्रशासन को ही कहा गया कि उनको ले जा करके जो भी मेडिकल टेस्ट उनके जेल से बाहर होने हैं वो कराए जाएं, लेकिन मेडिकल ग्राउंड पर बेल दे दी जाए ऐसा आमतौर पर होता नहीं है, जब तक कि कोई व्यक्ति बहुत ही खराब किसी की स्थिति ना हो और जो ऐसी स्थिति में हो कि उसका इलाज संभव नहीं है और वो बहुत ज्यादा गंभीर बीमारी से पीड़ित है, तभी इस तरह से जमानत मिलती है। जी बिल्कुल, यानी उसका जो आधार है वो कम से कम मजबूत होना चाहिए। फिलहाल विकास आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार फिर कोशिश करते हैं डीके दुबे जी संविधान विशेषज्ञ जो हैं वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत करने की। दुबे जी जानना चाहेंगे आपसे, क्योंकि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जो हैं अब 2 जून को उन्हें सरेंडर करना था, लेकिन उससे पहले ही अपने खराब स्वास्थ्य का हवाला देते हैं, जांच की बात करते हैं, लेकिन कई सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि अब से पहले का जो समय था उसमें उन्होंने इस तरह की जांच क्यों नहीं कराई, और जब जेल से बाहर वो आए थे वजन का उन्होंने हवाला दिया तब भी ऐसी स्थिति रही, उससे पहले भी इस तरह के आरोप लगे थे। नहीं देखिए, वो जो ग्राउंड वो बता रहे हैं वो एक अलग चीज है और यहाँ पर कोर्ट जो रिजेक्शन कर रहा है वो अलग चीज है। बात ये आती है कि 17 मई को जब फाइनल कोर्ट हियरिंग कर चुका है और जजमेंट रिजर्व है जी, तो ऐसी परिस्थिति में बेल को बढ़ाना या उसमें कोई छेड़छाड़ करना ये हमारी प्रैक्टिस में नहीं है। इसलिए जो वो उन्होंने क्लेम किया हुआ है उसका कोई आधार नहीं बनता। हाँ, मेडिकल ग्राउंड वो कोर्ट तात्कालिक फैक्चुअल सिचुएशन रहती है, कोर्ट उसको कंसीडर कर सकती है, लेकिन वो कंसीडर करने से पहले एक बात सीधी होनी चाहिए कि लीगल ग्राउंड पर क्या आपकी बात सुनने योग्य भी है, क्या आपके इस आर्गुमेंट को हम सुने कि नहीं सुने। तो सवाल यहां पर यही है कि जब 10 मई को आपको बेल ग्रांट की गई थी, उसके बाद उसकी फाइनल हियरिंग 17 तारीख को हो चुकी है और जजमेंट रिजर्व है, और इससे पहले अभी 4 दिन पहले ही उस बेंच के एक जज साहब बैठे हुए थे जी, उनके पास आपने एप्लीकेशन किया नहीं और आप अब नई वेकेशनल बेंच से ये कह रहे हैं कि हमको ग्रांट कर दीजिए, तो ये प्रैक्टिकली व्यवहारिक नहीं है। और व्यवहारिक ना होने की वजह से अब आप जेल में जाइए और जाने के बाद जब रेगुलर बेंच बैठेगी आपकी, वो डिसीजन को उस समय अनाउंस करेगी, तो उस समय सब कुछ हो जाएगा, क्यों इसको आगे बढ़ाना। दूसरी बात ये भी है कि जेल के अंदर बहुत अच्छे मेडिकल फैसिलिटीज होती हैं, क्योंकि 4-6 हजार लोग जेल में होते हैं और मेडिकल फैसिलिटीज बहुत अच्छी होती हैं। आपको कोई भी टेस्ट करवाना है तो जेल उसको फैसिलिटेट करता है, यहां तक कि एम्स को भी वो फैसिलिटेट करता है। तो ये ग्राउंड नहीं बन सकता कि साहब हमें सीटी स्कैन करवाना है तो जेल के बाहर से करवाना पड़ेगा, जेल के अंदर से भी हो सकता है। इसीलिए कोई
ये अपरिहार्य सिचुएशन नहीं है। अपरिहार्य मतलब कोई इनएविटेबल नहीं है कि साहब अगर ऐसा हमको ना आपने वो दिया तो बहुत बड़ा कोई भयंकर कांड हो जाएगा या बहुत समस्या आ जाएगी। ये फैक्चुअल और लीगल दोनों ही आधारों पर खरा नहीं उतरता, इसलिए ऑनरेबल कोर्ट उसको डिनाई करने के लिए आगे बढ़ रहा है। जी डीके दुबे जी, ऐसे में किस तरह की जो चुनौती या परेशानी है वो हम मान सकते हैं अब केजरीवाल के लिए बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि इससे पहले भी हमने देखा था जो सप्लीमेंट्री चार्जशीट थी उसमें के जरिए भी एक बार फिर से कहीं ना कहीं कटघरे में घेरने की कोशिश की जा रही है, और अब यहाँ पे जो सीधे तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी ये कह दिया गया है जो याचिका थी उसको स्वीकार नहीं किया गया। नहीं देखिए, एक बात तो समझ लीजिए, कोर्ट में जिस कोर्ट में केस चल रहा है ये बेल या जेल वो तय करेगा। सुप्रीम कोर्ट में जो इनएविटेबल सिचुएशन रहती है उस सिचुएशन पर वो रिलीफ दे सकते हैं। तो उस समय चुनाव का प्रकरण था, डेमोक्रेसी भारत की है, भारत डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, इसलिए कोर्ट ने ये कंसीडर किया कि भाई एक पार्टी का मुखिया होने के नाते आपकी आवश्यकता बाहर हो सकती है कि आपका मैनेजमेंट गड़बड़ हो जाए, तो हम आपको तब तक के लिए तो बाहर कर सकते हैं, लेकिन बाकी के लिए आप अगर बेल हमारे पास लेकर आए तो बेल तो नीचे वाले कोर्ट में सबसे पहले लगेगी जिस कोर्ट में केस चल रहा है, जहां पर चार्जशीट सबमिट होने वाली है। तो आपको जाना उसमें वो खारिज होते हुए, वो डिसमिस होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक आएगी, तब बात सुनना तो एक स्वाभाविक एक मामला बनता है। लेकिन आज की सिचुएशन में डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की गतिविधि करी जाए और सुप्रीम कोर्ट जिसको एक बार कंसीडर कर चुका है उसको एक्सटेंशन इस बात पर मांगना है कि जो कि नीचे लोअर कोर्ट के काम है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह के मामलों में इंटरवेंशन करता है और इस तरह के मामलों में कोई इनिशिएट करता है। और जैसे मैंने कहा कि पहले रेगुलर बेंच आपकी बात पूरी सुन चुकी है, उसके बावजूद आपको एक्सटेंशन चाहिए, तो फिर कोर्ट जनरली नहीं देता, कोई एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस हो तो बात अलग है। जी, यानी हम मान सकते हैं कि जो चरणबद्ध तरीका है उसी के तरीके से आपको आना होगा, और इस तरीके का जो प्रावधान है वो फिलहाल नहीं है उनके लिए। ऑब्वियसली बात तो बिल्कुल साफ है कि भाई नीचे वाले जहां चार्जशीट सबमिट हुई है, चार्जशीट सबमिट जिस कोर्ट में हुई है वो कोर्ट आपको कंसीडर करेगा, क्योंकि चार्जशीट बताएगी कि वाकई में गंभीरता के साथ अंदर रखना है या बाहर रखना है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हुआ है नहीं हुआ है, कोई सप्लीमेंट्री चार्जशीट होनी है कि नहीं होनी है, एक्सटेंशन होना है कि नहीं होना है, अभी कुछ और इन्वेस्टिगेशन बाकी कि नहीं बाकी, ये तो वहां पर तय होगा ना जहां पर आपने चार्जशीट लगाई हुई है। तो उस अदालत से आप अपनी रिक्वेस्ट करिए, ना कि आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में। ऐसे तो हर व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट जाने लगेगा तो फिर नीचे वाली अदालतों का काम ही खत्म हो जाएगा। नीचे वाली अदालत तो फिर कुछ काम ही नहीं करेगी कि हमारे पास पैसा है, हमारे पास पावर है, हमारे पास सिचुएशन, हमारे पास लोग हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में पहुंच सकते हैं। ये व्यवहारिक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट जनरली इस तरह की एप्लीकेशंस को डिसमिस करता है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये मामला एक्सेप्शनल मामला था उस समय 1 जून तक के लिए, इसलिए उन्होंने कंसीडर किया, अदरवाइज वो नीचे वाली अदालत में ही चरणबद्ध तरीके से ही आता है, ऊपर सुप्रीम कोर्ट इसको डायरेक्टली सुनता नहीं है। जी, तो ऐसे में दुबे जी क्या लगता है, क्या जो ये पूरे जिस तरीके से चरणबद्ध तरीके से कर रहे हैं, क्या योजनाबद्ध तरीका इसको माना जाए, राजनीति और रणनीति से प्रेरित इसको मान सकते हैं, क्योंकि जो प्रावधान ही नहीं है, ये साफ दिखाई दे रहा है। वो दिखाई ये दे रहा है कि ऑनरेबल जस्टिस दीपांकर दत्ता एक दिन पहले बैठे हुए थे कोर्ट में, उनकी बेंच थी, आप चाहते तो उसमें एप्लीकेशन लगा सकते थे, वो तो कंसीडर कर सकते थे क्योंकि उन्होंने फाइनल हियरिंग में पार्ट लिया है, उन्होंने फाइनल हियरिंग उन्होंने सुनी थी। आप अगर नई वेकेशनल बेंच के पास जाते हो तो इसका मतलब ये हो गया कि आप ऑनरेबल जस्टिस दत्ता का जो अदालत थी उसमें जाना ही नहीं चाहते थे। आप एक रिस्क ले रहे थे कि क्या शायद कोई वेकेशनल बेंच जो नई बैठी हुई है वो हमको सुन ले और सुनकर कोई हमें इंतरिम ऑर्डर दे दे, और हम बड़ी बड़ी बातें उसमें लिख रहे हैं कि वजन कम हो गया है, कि साहब कैंसर का खतरा हो सकता है, कोई गंभीर बीमारी पनप रही है, तो ये सारी चीजें तो चेकअप आप रूटीन वे में अभी भी जेल के बाहर ही है ना, अभी आप करवा सकते हैं। लेकिन आप ये कहते हो कि आपने जो हमें टाइम दिया था वो टाइम हम तो केवल इलेक्शन के लिए कंज्यूम करेंगे, मेरी सिचुएशन कुछ भी हो जाए मुझे उसके अतिरिक्त समय दे दीजिए। तो फिर ये सिस्टमेटिक तरीके से कोर्ट के सामने एक मानसिकता बनाते हुए आया गया है, पॉलिटिकली इसको सोचा गया है, प्लानिंग की गई है। अदरवाइज 17 तारीख को फाइनल हियरिंग थी, उस समय आप कहते कि साहब हमारी फाइनल हियरिंग है, आप हमें फाइनल बेल दे दीजिए,
क्योंकि फाइनल हियरिंग तो आपने सुन ही ली है, अगर चांस बनता है तो हमको दे दीजिए, ये इंटरिम की जगह रेगुलर दे दीजिए। लेकिन उस समय बन नहीं रहा होगा तो उस बेंच के सामने जाने का मतलब था रिजेक्शन ही होगा, इसलिए वेकेशनल बेंच के सामने है। वेकेशनल बेंच उसको सुनेगी नहीं, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि वेकेशनल बेंच कहेगी भाई सीजीआई के पास जाओ, रेगुलर बेंच सुन रही है तो हम उस पर क्या कर सकते हैं, और जब जजमेंट रिजर्व कर लिया गया है तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकता, तो सीजीआई के पास जाओ। सीजीआई हो सकता है उनको लगा कि अब नई बेंच बैठेगी, सीजीआई हो सकता है नई बेंच बना दें, सीजीआई हो सकता है हमको कंसीडर कर लें। कुल मिलाकर एक चरणबद्ध तरीके से पॉलिटिकली ये हमको लाभ मिल जाए, शायद मिल जाए या मिल सकता है, ऐसा प्लान करके इसको लाया गया है। इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है कि जिसको आधार बनाकर कुछ किया जा सकता हो। जी बिल्कुल, यानी इस तरह का कोई प्रावधान नहीं, और वो ही सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल साफ कर दिया है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया क्यूबी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही विकास आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार आपको हम यहाँ बता रहे थे इस बड़ी खबर के बारे में, किस तरीके से अरविंद केजरीवाल की जो मुश्किलें हैं वो और बढ़ती जा रही हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की मुश्किलों की अगर हम बात करें तो ये कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। पंजाब के आप सरकार के मंत्री बलकार सिंह के सेक्सुअल फेवर मामले में घिरने के बावजूद पार्टी उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही है अभी तक। और पंजाब में केजरीवाल के साथ चुनावी रैली में दिखाई दिए थे बलकार सिंह। इस मामले के सामने आने के बाद बलकार सिंह दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब में एक रैली में भी नजर आए थे। स्वाति मालीवाल मामले में घिरी हुई आम आदमी पार्टी एक बार फिर से ऐसे व्यक्ति के साथ नजर आई जो महिलाओं की अस्मिता के साथ खिलवाड़ करता है। आपको बता दें कि भाजपा नेता तजिंदर पाल सिंह बग्गा ने बलकार सिंह पर एक नौकरी मांगने वाली 21 वर्षीय महिला को न्यूड वीडियो कॉल करने और सेक्सुअल फेवर की मांग करने का आरोप लगाया है। इसके साथ ही इस घटना का वीडियो भी जारी किया। इस मामले का राष्ट्रीय महिला आयोग ने तुरंत संज्ञान लेते हुए आईपीसी की धारा 354 और 354 के तहत कार्रवाई की मांग भी की। साथ ही आयोग ने पंजाब पुलिस से इस मामले में त्वरित कार्रवाई की मांग की है। इस मामले पर आप और दिल्ली के सीएम को घेरते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि ये शर्मनाक है। इस प्रकार की निंदनीय घटना पर पूरी पार्टी और उनके अलायंस सभी चुप्पी साधे हुए हैं। 21 वर्षीय बच्ची का शोषण कर रहे थे पंजाब के ये मंत्री, और ये कोई पहला किस्सा नहीं है। लालचंद कटारूचक का भी किस्सा है जिसमें वो अनुसूचित जाति के बच्चों के साथ शोषण कर रहे थे। आज इस मामले पे एनसीडब्ल्यू ने संज्ञान लिया है। इस पर तो कांग्रेस पार्टी, जिनका पंजाब में आम आदमी पार्टी से अब हम आपके है कौन रिश्ता चल रहा है, मतलब कि उनका रिश्ता टूट चुका है। वहां पर चन्नी जी तो बोल रहे हैं, सुखपाल खैरा जी तो बोल रहे हैं, परंतु ऐसी कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से चंडीगढ़ के प्रत्याशी मनीष तिवारी खामोश, इंडिया अलायंस की बड़ी नेता प्रियंका वाड्रा जी खामोश, अखिलेश जी खामोश, ममता जी खामोश। ये वही लोग हैं जो महिला उत्पीड़न पर आमतौर पर बहुत बोलते हैं मुखर होकर, पर आज जिस प्रकार से उन्होंने चयनात्मक चुप्पी अपनाई है, इसका मतलब साफ है कि महिला सुरक्षा, महिला उत्पीड़न उनके लिए केवल राजनीति का एक हथियार है। इस मंत्री का एक तो इस्तीफा होना चाहिए। तो बलकार सिंह के इस्तीफे की मांग यहां कर रहे थे शहजाद पूनावाला। और आइए आपको सीधे चलते हैं पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। 60 वर्षों की दुर्गति भी देखी है। आप याद करिए, देश के करोड़ों गरीब जीवन की मूलभूत सुविधाओं से वंचित थे। भारत जैसे देश में भुखमरी की खबरें आम होती थी। करोड़ों लोगों के सर पर छत नहीं थी। महिलाएं खुले में शौच जाने के लिए मजबूर थी। पीने के लिए पानी नहीं। 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं। उद्योगों के लिए संभावनाएं नहीं। ये तो एक दृश्य। सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये भी था कि सुधार के लिए चर्चा भी नहीं होती थी। परिवारवाद की राजनीति ने करोड़ों करोड़ युवाओं के सपने मार दिए थे। 5-5 पीढ़ी को आजाद हिंदुस्तान में तबाह कर दिया गया। उनके सपनों को रौंद दिया गया। उनकी आशा आकांक्षाओं को
मिट्टी में मिला दिया गया। जो देश हमारे साथ आजाद हुए थे, हमसे छोटे थे, सामान्य थे, वो आज कहां से कहां पहुंच गए। हमारे पास इतना टैलेंट, इतना स्किल का सामर्थ्य, युवा आबादी की बढ़त, लेकिन हम पीछे छूटते चले गए। वही भारत आज जब नई रफ्तार से आगे बढ़ रहा है तो पूरी दुनिया देख रही है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है, यूरोप में भारत का डंका बज रहा है, ऑस्ट्रेलिया में भारत का डंका बज रहा है, जापान में भारत का डंका बज रहा है। ये किसने किया? 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 जी नहीं, आपका जवाब गलत है। ये सब हुआ है आपके एक वोट की ताकत से। ये आपका वोट जिसने मोदी को मजबूत बनाया, और मोदी की मजबूत सरकार ने दुनिया में भारत का झंडा फहरा दिया। ये ताकत मोदी की नहीं, ये ताकत आपके एक वोट की है। हमने 10 साल में 4 करोड़ गरीबों को पक्के घर बना करके दिए हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचाया, हर गांव तक बिजली पहुंचाई। आज हम विश्व की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है। हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। अब भारत विकसित भारत बनने की राह पर चल पड़ा है। अब आने वाले 5 साल स्वर्णिम भारत के निर्माण में निर्णायक भूमिका निभाएंगे। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है और इसकी शुरुआत 4 जून को होने जा रही है। साथियों, विकसित भारत के लिए विकसित बंगाल का निर्माण जरूरी है। ये तभी होगा जब आप ऐसे एमपी चुने जो इस विजन को लेकर चले। इसलिए मुझे बंगाल से ज्यादा आप कमल जिताकर भेजेंगे, इसका आशीर्वाद चाहिए। मुझे ज्यादा से ज्यादा बीजेपी के एमपी चुन करके आप भेजें, इसके लिए मैं आपका आशीर्वाद मांगने आया हूं। मैं आपको भरोसा देता हूं, मैं आपको गारंटी देता हूं, मैं विकसित बंगाल बनाने के लिए पूरी ताकत लगा दूंगा। साथियों, टीएमसी और इंडी जमात वाले बंगाल को विपरीत दिशा में लेकर जा रहे हैं। बीजेपी पर बंगाल के लोगों का प्यार टीएमसी को बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इसलिए टीएमसी बुरी तरह बौखलाई हुई है। क्या क्या बोलते हैं।
बंगाल के प्रति नफरत से भरी हुई टीएमसी के पास एक ही हथियार बचा है, एक ही हथियार बचा है, एटा होते देवो ना। एक ही हथियार, एटा होते देवो ना। विकास के जो काम मोदी करता है, टीएमसी कहती है एटा होते देवो ना, एटा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि पश्चिम बंगाल के मथुरापुर में इस विशाल जनसभा को यहां संबोधित कर रहे हैं, सीधे तौर पर उन्होंने टीएमसी और इंडी गठबंधन पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो टीएमसी है, इंडी गठबंधन है, वो बंगाल को और पीछे धकेल रहे हैं, जो विकास की मुख्य धारा है उससे जोड़ना नहीं चाहते, जबकि अगर उनकी सरकार बनती है तो कोशिश की जाएगी विकसित भारत बनाया जाए और विकसित बंगाल भी बन सके। वहीं प्रधानमंत्री आज पश्चिम बंगाल के बाद ओडिशा में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम ओडिशा के मयूरभंज, बालासोर और केंद्रपाड़ा में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। पीएम मयूरभंज में भाजपा प्रत्याशी नाबाचरण मांझी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। वहीं बालासोर में पीएम प्रताप चंद्र सारंगी के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही पीएम ओडिशा के केंद्रपाड़ा में भाजपा प्रत्याशी बैजयंत पांडा के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। तो प्रधानमंत्री लगातार धुआंधार प्रचार में लगे हुए हैं। वहीं लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण के लिए भारतीय जनता पार्टी भी पूरे जोर शोर से प्रचार में जुटी हुई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और गृह मंत्री अमित शाह उत्तर प्रदेश में ताबड़तोड़ 5 रैलियां करेंगे। अमित शाह महाराजगंज, देवरिया, बलिया, रॉबर्ट्सगंज और गाजीपुर लोकसभा क्षेत्र में रैलियों को संबोधित करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री भाजपा प्रत्याशी को जीत दिलाने की जनता से अपील करेंगे। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा चुनाव प्रचार के लिए झारखंड का आज रुख करेंगे और देवघर जिले के साठा में भी जनसभा करेंगे। आज मोदी जी के नेतृत्व में जब हम आपसे वोट मांगने आए हैं तो हम एक ही बात के लिए वोट मांगने आए हैं, विकासवाद, विकासवाद और विकासवाद। ये रिपोर्ट कार्ड की राजनीति, जो कहा था वो किया है, जो नहीं कहा था वो भी करके दिया है। इस तरीके से हमने काम शुरू। मित्रों, ये बदलता भारत। तो पार्टी के दिग्गज नेता जो हैं वो चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं। वहीं बीजेपी के दिग्गज नेता और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी के गोरखपुर में भाजपा प्रत्याशी रवि किशन के समर्थन में रोड शो करेंगे। इसके साथ ही पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के ऊना और मंडी में कुल्लू में चुनाव प्रचार के तहत जनसभाएं करेंगे। हिमाचल प्रदेश की हमीरपुर संसदीय क्षेत्र से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भाजपा की ओर से प्रत्याशी हैं। वहीं मंडी लोकसभा सीट से अभिनेत्री से राजनेता बनी कंगना रनौत भाजपा की टिकट पर चुनाव लड़ रही हैं। साथ ही भाजपा की स्टार प्रचारक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी अपने पंजाब दौरे पर आप सरकार पर जमकर निशाना साधा। निर्मला सीतारमण ने एक बैठक को संबोधित करते हुए पंजाब सरकार के केंद्र पर लगाए जा रहे उन आरोपों को खारिज किया जिसमें पंजाब सरकार ने कहा था कि केंद्र वित्तीय मामलों में उनके साथ सौतेला व्यवहार करती है। वित्त मंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार द्वारा उन पैसों का उपयोग नहीं किया जा रहा जो केंद्र सरकार द्वारा राज्य की भलाई के लिए दिए जा रहे हैं। मैं हाईलाइट कर रही हूं जहां पैसा अवेलेबल है, आप खर्च नहीं कर रही हो, उठा नहीं रही हो, मगर बाहर बात कर रही हो कि हमें पैसा नहीं मिलते हैं, सौतेली मां का ट्रीटमेंट मिल रही है। पंजाब की गवर्नमेंट पंजाब के बेहतरी के लिए जो काम करना है, जो कष्ट उठाना है, केंद्र सरकार से पैसा ले आकर के खर्च करना है, नहीं कर रही, बातें कर रही है और पंजाब के लिए ये अच्छा नहीं है।
लोकसभा चुनाव के अंतिम चरण में गर्मी के साथ साथ सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। ऐसे में विपक्ष भी चुनाव प्रचार में एडी चोटी का जोर लगा रहा है। आज हिमाचल प्रदेश से ओडिशा तक विपक्ष की रैलियों का शोर रहेगा। ओडिशा में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे करीब दोपहर 12 बजे बालासोर से चुनावी हुंकार भरेंगे। इसके बाद खड़गे दोपहर तकरीबन 1:40 पर भद्रक में रैली करेंगे। वहीं हिमाचल में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी मोर्चा संभालते हुए 2 जनसभाएं करेंगी, जिसमें खासतौर से कुल्लू और इसके बाद मंडी के सुंदरनगर से जनसभा को वो संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पूर्वांचल के रॉबर्ट्सगंज के हाइडल मैदान में चुनावी रैली को संबोधित कर पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे। भारत निर्वाचन आयोग ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी डीएस कुटई को निलंबित कर दिया है। 1997 बैच के आईपीएस अधिकारी डीएस कुटई ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के विशेष सचिव के रूप में कार्यरत थे। डीएस कुटई पर ओडिशा में एक साथ हो रहे लोकसभा और विधानसभा चुनाव संचालन में हस्तक्षेप करने का आरोप है। तो फिलहाल 24 की चुनौती में बस इतना ही, और फिलहाल हम यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं चक्रवात रेमल की, जिसके कारण हुई भारी बारिश से पूर्वोत्तर भारत में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पूर्वोत्तर के कई इलाके इससे प्रभावित हुए हैं। मिजोरम में 28, असम में 3 और मेघालय में 1 व्यक्ति की मौत हो गई। तेज हवाओं के साथ हुई बारिश से पेड़, बिजली के खंभे उखड़ गए और कई स्थानों पर भूस्खलन हुआ, जिससे बिजली और इंटरनेट सेवाएं बाधित हो गईं। एहतियात के तौर पर राज्य के 9 जिलों में स्कूल बंद हैं, जबकि मिजोरम की राजधानी आइजॉल के बाहरी इलाके में पत्थर की खदान ढहने और लगातार बारिश के कारण हुए भूस्खलन में मृतकों की संख्या बढ़कर 28 हो गई है। मिजोरम के मुख्यमंत्री ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। वहीं मेघालय में पूर्वी जयंतिया पहाड़ी जिले में एक दीवार गिरने से 1 व्यक्ति की मौत हो गई। साथ ही जिले में भूस्खलन से 4 लोग घायल हो गए। तो खासतौर से चक्रवात रेमल का जो कहर है वो किस तरीके से देखने को मिल रहा है। पूर्वोत्तर भारत की अगर बात की जाए, जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि फिर से पटरी पर ये लौट सके। लगातार राहत बचाव कार्य जो है, एजेंसियां जो हैं वो काम कर रही हैं, लेकिन ऐसे में खासतौर से अगर बात की जाए, क्योंकि कई पेड़ और बिजली के खंभे जो हैं तेज हवा और बारिश के कारण उखड़ गए थे। और वहीं देश के कई हिस्से भीषण गर्मी की चपेट में हैं। उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में गर्मी के सभी पुराने रिकॉर्ड टूट रहे हैं। राजस्थान के चूरू की अगर हम बात करें तो यहाँ कल अधिकतम तापमान 50.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो देश में अब तक का सबसे अधिक तापमान है। वहीं दिल्ली के मुंगेशपुर इलाके में 49.9 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ। मौसम विभाग ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। तो लगातार गर्मी जो है, भीषण गर्मी, वो नए रिकॉर्ड बना रही है। फिलहाल जयपुर से हमारे संवाददाता विकास सोनी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, जानना चाहेंगे जिस तरीके से जो तापमान है, अभी तक सबसे अधिक तापमान जो है वो 50.5 डिग्री तक जा पहुंचा है, किस तरह के हालात फिलहाल बने हुए हैं? जी मुकुल, राजस्थान में गर्मी का सितम लगातार जारी है और गर्मी पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ चुकी है। बात करें यहाँ के तापमान की तो देश के जो सबसे 10 गर्म स्थान हैं उसमें राजस्थान के 4-5 शहर शामिल है। बात अगर राजस्थान के शहरों की करी जाए तो चूरू में सबसे अधिक तापमान 50 डिग्री को पार कर चुका है। चूरू के साथ गंगानगर, पिलानी और फलोदी है। यहाँ का जो तापमान है वो भी 49 डिग्री को पार कर चुका है। राजस्थान के 7 ऐसे शहर हैं जिनका तापमान 48 डिग्री को पार कर चुका है। इस वक्त मैं पिंक सिटी जयपुर में हूं। पिंक सिटी का जो तापमान है वो भी कल 46.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था
और फिलहाल 40 डिग्री का जो तापमान है उसको पार कर चुका है। पिंक सिटी भी रेड सिटी में तब्दील होती जा रही है। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों तक यही स्थिति रहने की संभावना जताई है और 31 मई के बाद में एक पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। उसके बाद में बारिश होने के आसार है। उसके बाद में कहीं ना कहीं तापमान में जो बढ़ोतरी है उसके ऊपर लगाम लगेगी और जनता को राहत मिलेगी। जी बिल्कुल। लेकिन इस बीच अभी तक की अगर बात की जाए, क्योंकि जिस तरीके से जो तापमान है, जो पारा है, जिस तरीके से बढ़ा है, ऐसे में किस तरीके से जो जनता है वो अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, प्रशासन द्वारा किस तरह के जो कदम है एहतियातन तौर पर वो उठाए जा रहे हैं? जी, आम जनता के लिए चिकित्सा विभाग और मौसम विभाग के लिए एडवाइजरी जारी कर चुकी है। चिकित्सा मंत्री जो गजेंद्र सिंह खींवसर है वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं चिकित्सा विभाग की और लगातार समीक्षा बैठक ले रहे हैं। जिला स्तर पर जो प्रभारी सचिव, जो आईएएस लेवल के अधिकारी है, उनको प्रभारी सचिव लगाकर उनको जिले में भेजा गया है। वो जिले की जितनी भी चिकित्सा व्यवस्था है उनका भी प्रबंधन कर रहे हैं। इसके अलावा हर हॉस्पिटल में एक नोडल अधिकारी को नियुक्त किया गया है, विशेषकर इसी काम के लिए नियुक्त किया गया है कि वो हीट वेव का प्रबंधन करेगा और जिन हॉस्पिटल्स में पंखे नहीं है, कूलर नहीं है, एसी नहीं है, दवाइयां नहीं है या किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था है, उनका जो प्रबंधन है वो सुचारू रूप से करेगा। और चिकित्सा विभाग लगातार एडवाइजरी जारी कर रहा है कि आप जरूरत हो तभी घर से बाहर निकले, आवश्यक से आवश्यक काम हो तभी घर से बाहर निकले, पानी का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, सूती वस्त्रों का उपयोग करें। इसके साथ साथ जो दूसरा विभाग है जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग, वो भी जो पेयजल सिस्टम की पूरी मॉनिटरिंग कर रहा है। जो पानी के टैंकर है उनको जीपीएस ट्रैकिंग के माध्यम से उनको ट्रैक किया जा रहा है। तीसरा जो बिजली विभाग है, बिजली विभाग ने भी हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि प्रदेश की जनता को कहीं पर भी बिजली की आपूर्ति जो सुचारू रूप से नहीं हो रही है तो वहां पर उन व्यवस्थाओं को सुचारू किया जाए। कुल मिलाकर राजस्थान की जनता इंतजार कर रही है कि राजस्थान कब राहत स्थान में बदलेगा। जी बिल्कुल, राहत का इंतजार सभी को है, आखिर कब ये जो पारा चढ़ा है ये कुछ कम होगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जाना आपने राजस्थान की अगर बात की जाए क्या स्थिति फिलहाल बनी हुई है, और अगर देखा जाए तो करीब 31 मई को ये माना जा रहा है कि इस भीषण गर्मी से थोड़ी बहुत राहत मिलती हुई नजर आ सकती है। वही आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां सांगली जिले में एक बड़ा हादसा सामने आया है। दरअसल यहां एक कार के नहर में गिरने से एक ही परिवार के 6 लोगों की मौत हो गई। ये घटना आधी रात को घटी। एक ऑल्टो कार नहर में गिर गई जिससे एक ही परिवार के 6 सदस्यों की मौत हो गई। वहीं मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में आदिवासी परिवार के एक युवक ने कुल्हाड़ी से अपने माता पिता, पत्नी, बच्चे और भाई सहित अपने परिवार के 8 लोगों की निर्मम हत्या कर दी। वहीं हत्यारे युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। घटना छिंदवाड़ा जिले के आदिवासी बहुल्य क्षेत्र थाना माहुलझेर अंतर्गत बोतल कछार गांव की है। घटना रात्रि 2 से 3 बजे के बीच की बताई जा रही है। हालांकि अभी तक वारदात के कारणों का खुलासा नहीं हो सका है। और वहीं दिल्ली के मधु विहार इलाके में मंडावली पुलिस स्टेशन के पास एक पार्किंग में देर रात आग लगने से कई गाड़ियां जलकर खाक हो गईं। यह आग रात में करीब 1 बजे लगी। हालांकि आग पर काबू पा लिया गया। वहीं ओडिशा की भी अगर हम बात करें तो ओडिशा के फिरंगिया के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ। फिरंगिया के पास एक बस पलट गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई जबकि 9 अन्य घायल बताए गए हैं। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। फूलबनी एसडीएम चितरंजन मेहता ने बताया है कि बस में करीब 50 यात्री सवार थे। बस फिरंगिया में एक मोड़ पर पलट गई। और अब बात राजस्थान की। दरअसल राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं के स्टूडेंट्स के लिए इंतजार अब खत्म होने वाला है। बोर्ड की तरफ से मिली सूचना के अनुसार आज शाम 5 बजे छात्र छात्राएं अपना परिणाम चेक कर सकेंगे। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से सेकेंडरी और प्रवेशिका का परिणाम भी आज शाम 5 बजे घोषित किया जाएगा। इसके लिए बोर्ड प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा में 10,62,341 परीक्षार्थी पंजीकृत हुए थे। परिणाम बोर्ड की वेबसाइट www.regeducationboard.rajasthan.gov.in पर डिजी लॉकर पर भी ये उपलब्ध होगा। और आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर की। दरअसल यहाँ भी जंगलों में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। उधमपुर स्थित दारसू वन क्षेत्र में 2 दिनों से आग लगी हुई है। वन विभाग और
वन सुरक्षा बल ने बड़े पैमाने पर अग्निशमन अभियान शुरू किया हुआ है, जो अभी भी जारी है और आग पर काबू पाने के लिए कई घंटों से प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं इस आग से स्थानीय लोगों के बीच हड़कंप का माहौल बना हुआ है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर की 1962 में चीनी आक्रमण के लिए कथित शब्द का इस्तेमाल करने वाली टिप्पणी ने मंगलवार देर रात राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया। भाजपा ने इसे संशोधनवाद का निर्लज्ज प्रयास बताया। हालांकि बाद में अय्यर ने कथित शब्द का इस्तेमाल करने के लिए माफी मांगी। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता अय्यर ने मंगलवार शाम विदेशी संवाददाता क्लब में एक कार्यक्रम में किस्सा सुनाते हुए कहा था कि अक्टूबर 1962 में चीनियों ने कथित तौर पर भारत पर आक्रमण किया। अय्यर ने यह टिप्पणी नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स पुस्तक के विमोचन के अवसर पर की। October 1962, the Chinese allegedly invaded India. भाजपा आईटी विभाग के प्रमुख अमित मालवीय ने अय्यर की टिप्पणी पर कांग्रेस की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि एफसीसी में नेहरू फर्स्ट रिक्रूट्स नामक पुस्तक के विमोचन के दौरान बोलते हुए मणिशंकर अय्यर 1962 में चीनी आक्रमण को कथित बताते हैं। ये संशोधनवाद का एक बेशरम प्रयास है। नेहरू ने चीनियों के पक्ष में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट पर भारत का दावा छोड़ दिया। राहुल गांधी ने एक गुप्त समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। राजीव गांधी फाउंडेशन ने चीनी दूतावास से चंदा लिया और चीनी कंपनियों को भारत में व्यापार करने में आसानी हो, इस मकसद से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। उनके आधार पर सोनिया गांधी की यूपीए सरकार ने चीनी सामानों के लिए भारतीय बाजार खोल दिया, जिससे देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को नुकसान हुआ। अब कांग्रेस नेता अय्यर 1962 के चीनी आक्रमण पर पर्दा डालना चाहते हैं, जिसके बाद चीनियों ने 38,000 वर्ग किलोमीटर भारतीय क्षेत्र पर अवैध कब्जा कर लिया था। मालवीय ने पूछा कि कांग्रेस का चीनियों के प्रति प्रेम क्या बताता है। और एनआईए और गुजरात क्राइम ब्रांच ने एक छापेमारी के दौरान वडोदरा निवासी मनीष हिंगू को गिरफ्तार किया है। मनीष हिंगू युवाओं को नौकरी का झांसा देकर विदेश ले जाने और बंधक बनाकर अवैध काम करवाने वाले गिरोह का हिस्सा है। दरअसल हाल ही में युवाओं के साथ ऐसी धोखाधड़ी और फिर उन्हें कंबोडिया और वियतनाम जैसी जगहों पर ले जाने वाली कई मामले सामने आए हैं। इस प्रकार की धोखाधड़ी से युवाओं को सचेत करने के लिए विदेश मंत्रालय लगातार एडवाइजरी भी जारी करता रहा है। इस प्रकार के मामलों में देश भर में की गई छापेमारी और गिरफ्तारी हुई हैं। वडोदरा से गिरफ्तार मनीष हिंगू के पास से कई कागजात और पासपोर्ट बरामद हुए हैं। फिलहाल आरोपी को 7 दिन की रिमांड पर भेजा गया है। हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को एक ईमेल के जरिए जो वहाँ के फरियादी दीनबंधु लाडू शाही उड़ीसा के रहने वाले हैं, उसने ईमेल के जरिए एक कंप्लेंट की थी कि सुभानपुरा में यूनिक एम्प्लॉयमेंट सर्विस है, तो वहाँ उसने वियतनाम ले जाने के लिए, इस काम के लिए 1,50,000 रुपये लिए थे और उसको टिकट यहाँ से कर दी गई थी। लेकिन वियतनाम ले जाने के बाद उसको वहाँ से 2 नंबर में कंबोडिया लाए थे और जो काम उसको नहीं करना था वो वहाँ जो कंप्यूटर ऑपरेटर का काम करवा रहे थे और उसको 35 दिन तक ऐसे ही उसको बंदी बना के रखा और उसको जब तक $2,000 उसको नहीं मिले तब तक उसको वहाँ से छोड़ा नहीं। तो जाना आपने इस वक्त की कौन सी थी अहम खबरें, लेकिन देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।